हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में चैप्टर नंबर 16 है आपके ब्रह्मांड और जैव विकास। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपके चैप्टर फर्स्ट से और चैप्टर 15 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपके टोटल 3 नंबर का है, यानी इस अध्याय से आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपके 3 अंक का पूछा जाता है। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और आपके इस चैप्टर का एक ही पार्ट है, यानी एक ही पार्ट में आपके चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति आपके कहाँ से हुई। तो ब्रह्मांड ग्रहों से, असंख्य तारों व अन्य पिंडों का समूह माना जाता है। कौन? ब्रह्मांड। और उसके बाद में है ब्रह्मांड विज्ञान। तो ब्रह्मांड विज्ञान है से संबंधित अध्ययन को ही हम क्या कह सकते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कह सकते हैं। यानी ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में है ब्रह्मांड का आकार। तो ब्रह्मांड है उसका साइज, तो ब्रह्मांड है वो इतना विशाल होता है कि हम इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और प्राचीन काल में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। और 1917 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने स्थिर ब्रह्मांड के विचार को पुनः जीवित किया। तो ब्रह्मांड है वो इतना विशाल है कि हम इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी है उसको ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, लेकिन कोपरनिकस है उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। और 1917 की बात है कि 1917 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने स्थिर ब्रह्मांड के विचार को पुनर्जीवित किया। उसके बाद में है भारतीय अवधारणा। तो भारतीय अवधारणा के अंदर क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैदिक काल से ही अध्ययन किया जा रहा है। और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। और इस सूक्त का हिंदी अनुवाद भारत एक खोज धारावाहिक के शीर्षक गीत में हुआ है। सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, यानी सत्य भी नहीं था और असत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था और आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या और कहाँ, किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऋग्वेद के इन्हीं सूक्तों का उल्लेख किया है। और उसके बाद में है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैव केंद्रिकता का सिद्धांत। तो जैव केंद्रिकता का जो सिद्धांत है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैव केंद्रिकता का सिद्धांत क्या होता है? तो 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने माना कि संपूर्ण विश्व एक ही इकाई है, एक ही यूनिट है और संपूर्ण ब्रह्मांड उस पदार्थ से ही बना है। ओके, यानी 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने माना कि संपूर्ण विश्व है वो एक ही इकाई है और संपूर्ण ब्रह्मांड उस पदार्थ से ही बना है जो महाविस्फोट के समय बना था। और 2007 में नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा शास्त्री रॉबर्ट लांजा और खगोल शास्त्री बॉब बर्मन ने जैव केंद्रिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो जैव केंद्रिकता का सिद्धांत है वो किस किस वैज्ञानिकों ने
प्रतिपादित किया। तो एक है आपके रॉबर्ट लांजा और दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या है, बॉब बर्मन। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करने हैं। जो रॉबर्ट लांजा थे वो चिकित्सा शास्त्री थे और जो बॉब बर्मन थे वो खगोल शास्त्री थे। उसके बाद में है, इस सिद्धांत के अनुसार इस विश्व का अस्तित्व है वो जीवन का कारण है। जीवन के सृजन और विकास के लिए एक ही विश्व की रचना हुई, इसलिए चेतना ही सृष्टि के स्वरूप को समझने का सच्चा मार्ग हो सकती है। जैव केंद्रिकता के सिद्धांत में दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र भी शामिल हैं और कई वैज्ञानिकों ने आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों से जैव केंद्रिकता को समझाया है और इसके लिए उन्होंने संदात्मक क्वांटम यांत्रिकी को आधार बनाया है और इसे दृढ़ भाषा में प्रस्तुत किया है। अब कौन कौन से जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं जैव केंद्रिकता के सिद्धांत में, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिया गया है कि जीवन है उसको केंद्र में रखने पर ही समस्या हल हो सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या लिया है कि विश्व का अस्तित्व जीवन के कारण है। और तीसरा पॉइंट है, जैव केंद्रिकता का सिद्धांत है वो डार्विन के विकासवाद को नहीं मानता। ओके, ये तो तीन ये पॉइंट आपको जरूर इस सिद्धांत में याद करने हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर जो सिद्धांत है आपके वो है बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत है ये भी आपके जो बिग बैंग थ्योरी है ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है कि वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त अवधारणा है वो बिग बैंग की है। और इस अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत सघन और बहुत गर्म पिंड से 13.8 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट से हुई है। जैसे विस्फोट के बाद किसी पिंड के टुकड़े दूर तक फैलते हैं और ब्रह्मांड के भाग अभी भी फैलते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की अधिकता, अंतरिक्ष में सूक्ष्म विकिरणों की उपस्थिति और महाकाय संरचनाओं की उपस्थिति और हबल के नियम इस अवधारणा के पक्ष में हैं। और इसमें भी 2 पॉइंट रखे गए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। और इस अवधारणा से भौतिकी के किसी भी ज्ञान नियम की अवहेलना नहीं होती है, यानी इस अवधारणा से जो फिजिक्स है उसके किसी भी ज्ञान, उसके रूल है उनकी अवहेलना नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है उप परमाणुवीय कणों से सरल परमाणु बने। और उसके बाद में आपके नेक्स्ट है जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। अब जीव उत्पत्ति है, जीवों का जो निर्माण है या फिर जीव उत्पत्ति है उसके जो भौतिक सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरस्तु निर्जीव से जीवों की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई। तो इस मान्यता के अनुसार प्रकृति में निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति हुई। और उदाहरण है आपके कीचड़ में मेंढक, सड़ते मांस में मक्खियाँ आदि। उसके बाद में है चार्ल्स डार्विन। तो जीव की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के अनुरूप अलेक्जेंडर ओपेरिन ने 1924 में जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति जीव से ही होती है, यानी जीव है उनकी उत्पत्ति जीवों से ही होती है, परंतु प्रथम जीव की उत्पत्ति है वो निर्जीव पदार्थ से हुई। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि रासायनिक पदार्थ हैं उनके जटिल संयोजन से जीवन का विकास हुआ है। और तीसरा पॉइंट है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प से बना होने के कारण बहुत औपचारिक रहा होगा। और उसके बाद में पॉइंट है उपयुक्त तत्वों के मिलने से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ होगा। और उसके बाद में है कि JBS हॉल्डेन। तो इसके अनुसार हम बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट लिया गया है कि हाल्डेन के अनुसार जो हाल्डेन है उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर सुकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति की घटनाओं को कितने चरणों में बांटा, 8 चरणों में बांटा। और दूसरा है कि हॉल्डेन ने के अनुसार सूर्य से अलग होकर पृथ्वी है वो ठंडी हुई और इस प्रक्रिया में कई प्रकार के तत्व भी बने
और वायुमंडल के तत्वों के आपस में मिलने से अमोनिया और जलवाष्प बने। उसके बाद में है जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत। तो इसके अनुसार इसमें पहला पॉइंट आपके है कि जो वर्तमान में डीएनए को जीवन का आधार माना जाता है और डीएनए में उपस्थित सूचना को आरएनए केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य में ले जाता है और कोशिका द्रव्य में मौजूद राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और डीएनए भी प्रोटीन से ही बनता है, कि जो डीएनए है वो भी किससे बनता है, प्रोटीन से ही बनता है। अब पहले डीएनए आया या फिर प्रोटीन, तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले कई उपापचय चक्रों का स्वतंत्र रूप से विकास हो चुका होगा और बाद में आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवन में उनका उपयोग हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीव का जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ होगा बल्कि सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में वह अंतरिक्ष से आया होगा और हेडियन काल में बनी चट्टानों से मिले सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन करने पर पता चला है कि 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन है वो उपस्थित था। उसके बाद में है जो उल्काएं हैं उनका अध्ययन, तो उल्काएं हैं उनका अध्ययन भी आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्काओं का अध्ययन है उसके बारे में बताइए। तो उल्काओं के अध्ययन से अन्य खगोलीय पिंडों पर जीवन की खोज की जा रही है। और दूसरा पॉइंट है कि उल्काओं में साइट्रिक अम्ल जैसे यौगिक पाए गए हैं। पृथ्वी पर विभिन्न जातियां हैं, तो पृथ्वी का जो वातावरण है वो जीवन के लिए अनुकूल है और पृथ्वी के अलग अलग भागों में वातावरण में भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण यहाँ अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उसके बाद में है जातियाँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सूक्ष्म जीवों के समूह को क्या कहते हैं, जातियाँ कहते हैं। तो जातियाँ हैं उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम जीवों के समूह को, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, जातियां कहा जाता है। और पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वनस्पतियों और 12 लाख जंतुओं और 10 लाख सूक्ष्म जीवों की जातियां हैं वो पाई जाती हैं। जो विलुप्त जातियां हैं उनमें डायनासोर है और डोडो पक्षी हैं उनके अंतर्गत आते हैं। अब जीवाश्म उत्पत्ति और प्रकार, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। जीवाश्म की परिभाषा पूछी जा सकती है या जीवाश्म है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई या उनके प्रकार हैं उनके बारे में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जीवाश्म है यानी फॉसिल है उनकी परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो किस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखनी है। तो ये प्राचीन काल के या बीते हुए समय में पाए जाने वाले पेड़ पौधों जंतुओं आदि के अवशेष हैं। प्राचीन जीवों की जो निशानियां हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब जीवाश्म कैसे बनते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है आपके कि जीवाश्म है वो कैसे बनता है या जीवाश्म की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो लाखों साल पहले जीवों के मृदा या किसी अन्य पदार्थ में दब जाने के कारण जीवाश्म बनते हैं और कई बार दबने वाले जीवों का शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है मगर उनके शरीर की जो छाप है वो मिट्टी पर छूट जाती है। आर्क्योप्टेरिस जीवाश्म से पता चलता है कि पक्षी रेंगने वाले जीवों से उत्पन्न हुए हैं और जीवाश्म से ही ज्ञात होता है कि लोमड़ी जैसे जो जीव हैं उनमें समय समय में होने वाले बदलावों से घोड़े की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद में है आपके अवशेषांग, तो अवशेषांग की परिभाषा पूछी जा सकती है और इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। तो अवशेषांग की क्या डेफिनेशन होती है कि जीवों के शरीर के वे अंग जिनका कोई उपयोग नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेषांग कहते हैं। कि जीव हैं उनके शरीर के वे अंग जिनका कोई उपयोग नहीं होता उन्हें अवशेषांग कहा जाता है। उदाहरण है मानव शरीर में अक्ल, दाढ़ और आंत्र में अपेंडिक्स आदि। अब इन दोनों का उपयोग है वो जीव हैं वो किसी प्रकार से उपयोग में नहीं लेते हैं। उसके बाद में है जैव विकास। जीवधारियों का क्रमिक विकास जैव विकास कहलाता है
और जैव विकास को तर्क सहित समझाने का श्रेय है वो चार्ल्स डार्विन को जाता है। और इन्होंने विकासवाद के पक्ष में अकाटे प्रमाण प्रस्तुत किए। इस हेतु डार्विन ने भ्रूण विज्ञान, आकारिकी, वर्गीकरण और कायरकी आदि का सहारा लिया था। ओके, और जैव विकास की जो क्रियाविधि है उसका वर्णन भी पूछा जा सकता है। तो जैव विकास की क्रियाविधि को हम चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, विजमान, मार्गुलिस आदि वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तुओं से समझ सकते हैं। और चार्ल्स डार्विन के प्रकृति के वर्णन के माध्यम से जातियों की उत्पत्ति को समझाया। और लेमार्क ने जिराफ और बतख की जातियों को बनने को भी समझाया। और विजमान ने यह बताया कि जो अर्जित गुण हैं उनकी वंशागति है वो नहीं होती। उसके बाद में है जाति उद्भव। तो जीव विज्ञान की अवधारणा नव डार्विनवाद के अनुसार जातियों का बनना जीवों में उत्पन्न विभिन्नता और जीवन संघर्ष पर निर्भर करता है। और नई जातियों के बनने की प्रक्रिया में कुछ जातियां नष्ट भी होती रही हैं, जैसे डायनासोर और डोडो पक्षी की जो जातियां हैं वो अब नष्ट हो चुकी हैं। एक अनुमान के अनुसार 3 लाख के लगभग वनस्पतियों, 12 लाख जंतुओं व 10 लाख के लगभग सूक्ष्म जीवों की जो जातियां हैं वो पाई गई हैं। उसके बाद में है जाति वर्त। तो जाति वर्त की परिभाषा क्या होती है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक जाति का विकास पूर्ववर्ती अन्य जाति या जातियों में विभिन्न कारणों से हुए बदलाव के कारण हुआ है। और इस कारण प्रत्येक जाति के विकसित होने का अपना इतिहास है। और इस इतिहास को ही जाति का जातिवर्त कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।